दोस्तों, ये कहानी है व्यासपुर नामक गांव में रहने वाले एक बूढ़े किसान की, जिसके दो नौजवान बेटे और बहुएं हैं और वह दोनों उसी के साथ रहते हैं। श्यामलाल अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी उम्र हो चुकी थी कि अब वह घर पर रहे और आराम करे और उसके दोनों बेटे बाकी सारा काम काज संभाल लें। पर श्यामलाल के वो दोनों बेटे निकम्मे थे। वह कभी किसी काम में श्यामलाल का हाथ तक नहीं बटाते थे। वह दिन भर बैठकर केवल आपस में गप्पे लड़ाया करते। यहां तक कि खेतों का काम भी श्यामलाल को अकेले ही करना पड़ता था। असल में श्यामलाल की बेटों की नजरें उसकी जमीन और जायदाद पर थी और इस बीच वो दोनों बहुएं भी अपने अपने पति को चढ़ाया बढ़ाया करती थी। अरे और कितना समय लगेगा आपको पिताजी से बात करने के लिए कि वो सारी संपत्ति आप दोनों भाइयों में बांट दें। ऐसा ही चलता रहा तो हम कहीं रास्ते पर ना आ जाएं। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बहुत जल्द पिताजी से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाई से तो बात कर लूं। ठीक है ना? जो करना है जल्दी करिए और थोड़ा दबाव डालिए, नहीं तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है। अगली सुबह ही बड़े भाई ने छोटे भाई से बात की और उसे राजी करवा लिया कि वह पिताजी की सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेंगे। उसके बाद वह दोनों बेटे अपने पिता के कमरे में गए और उनसे बात करने लगे। पिताजी, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। बोलो, तुम दोनों क्या कहना चाहते हो? वो बात ऐसी है पिताजी की अब आप बूढ़े हो चुके हो। ऐसे में अगर आप अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी जायदाद, जो भी रुपए पैसे हैं, वो यदि हमारे नाम कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी उम्र हो चुकी है, पता नहीं आपके अब कितने दिन बचे हैं, इसलिए आप सारी संपत्ति, सारी जायदाद हमारे नाम कर दीजिए। वाह बेटा वाह, जब मैं अकेले खेतों में काम करने जाता हूं तब तुम लोगों को मेरी उम्र नजर नहीं आती, और आज जब संपत्ति और जमीन जायदाद की बात आई है तब तुम लोगों को मेरी उम्र नजर आ रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। पिताजी, आपके मुंह से तो ये हम कब से सुन रहे हैं कि जो कुछ भी आपका है वो सब हमारा है, लेकिन आखिर वो है क्या और कितना है और हमें कब मिलेगा? वो तो बेटा मेरे मरने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ पिताजी? क्या हम आपके मरने का इंतजार करें? पता नहीं आप कब स्वर्ग सिधारेंगे और कब हमें हमारी जायदाद मिलेगी। यदि तुम लोगों को मेरे जीते जी ही तुम्हारी संपत्ति चाहिए तो तुम लोगों को मेरे साथ खेतों में काम करने चलना होगा। वहीं पर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है और तुम्हारे पास क्या क्या है। देखिए पिताजी, हमसे ये सब नहीं होने वाला। हम ये सब नहीं कर सकते। इससे अच्छा होगा कि आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और हमारी जायदाद हमारे नाम कर दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग चाहते हो, अब से मैं वैसा ही करूंगा। बहन, तुमने पिताजी को देखा क्या? मैं अभी उनके कमरे से आ रही हूँ पर वो वहाँ है नहीं। नहीं दीदी, मैंने तो नहीं देखा उन्हें। हो सकता है वो खेत पे चले गए होंगे। नहीं नहीं, खेत का सारा सामान तो उनके कमरे में ही रखा है, फिर पिताजी कहाँ चले गए होंगे? उसके बाद वो दोनों बहुएं अपने पतियों को ये सारी बातें बताती हैं। वह बताती हैं कि उनके पिताजी सुबह से घर से गायब है। हमने खेत पर देखा, घर पर देखा, लेकिन वो कहीं पर नहीं है। यह सुनकर वो दोनों भाई थोड़े चिंतित हो जाते हैं। कुछ देर तक घर पर इंतजार करने के बाद जब श्यामलाल वापस घर नहीं लौटता तो वे लोग गांव में पूछताछ करने निकलते हैं। वह गांव के हर एक व्यक्ति से अपने पिता के बारे में पूछते हैं। वह गांव के हर एक कोने में जाकर अपने पिता को ढूंढते हैं, लेकिन श्यामलाल का कहीं पर भी पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद छोटा भाई भी घर लौट आता है। क्या हुआ छोटे, पिताजी का कुछ पता चला? नहीं भैया, मैंने हर जगह पता किया, हर किसी से बात की, लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि उन्होंने आज पिताजी को सुबह से देखा ही नहीं है। न जाने पिताजी कहां चले गए। ये सुनकर सभी चिंतित हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं।
लेकिन अब तक श्यामलाल घर वापस नहीं लौटा था। इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, छोटे, मुझे नहीं लगता कि अब पिताजी कभी भी लौट कर आएंगे। इससे अच्छा है कि हम उनका श्राद्ध कर लें। कम से कम उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मुझे भी यही लगता है कि अब पिताजी कभी भी लौट कर नहीं आने वाले। वैसे भी अब हम और कितने दिन इंतजार करेंगे? हमने इतने दिन इंतजार करके देख लिया, लेकिन अब तक पिताजी का कुछ भी पता नहीं चला। भैया, मैंने देखा है कि पिताजी अपने बक्से में कुछ पैसे छुपा कर रखा करते थे। क्यों ना हम उन्हीं पैसों से पिताजी का श्राद्ध कर लेते हैं। इतना कहकर वो छोटा भाई श्यामलाल के कमरे में जाता है और उनके सामान में से कुछ पैसे लेकर वहां वापस लौटता है और सबको दिखाते हुए कहता है, भैया, ये क्या, पिताजी ने केवल 500 रुपए ही रखे थे और बाकी की सारी जमा पूंजी, बाकी के सारे पैसे कहां गए? छोटे, आखिर इतने पैसों में क्या होगा? हम इतने पैसे में पिताजी का श्राद्ध कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो और पैसे है भी नहीं। ठीक उसी समय गांव का एक लड़का उन्हें पुकारता हुआ कहता है, भैया, अरे ओ भैया, जरा बाहर आइए। क्या हुआ विजय, आज तुम यहां पर? भैया, पिछले महीने मैंने चाचा से कुछ पैसे उधार लिए थे। आज मैं वही आपको लौटाने आया हूं। इतना कहकर विजय उन्हें कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। तभी छोटा भाई कहता है, भैया, मुझे तो लगता है कि पिताजी ने ऐसे ही गांव में कई लोगों को उधार दिया होगा और वे लोग अब तक चुपचाप बैठे हैं। उनमें से किसी ने भी हमें पैसे नहीं लौटाए। हमें उन सबका पता करना चाहिए। हाँ हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। हमें एक बार उन सबका पता करना चाहिए जिसने भी हमारे पिताजी से उधार लिया है। कम से कम उनसे हमें कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। ऐसे ही कुछ और दिन बीते। तभी एक दिन सुबह सुबह उस गांव का मुखिया श्यामलाल के घर आया और श्यामलाल के बेटों को बाहर बुलाकर वह उनसे कहते हैं, कहिए मुखिया जी, आज आप इतनी सुबह सुबह हमारे घर क्यों आए हैं? वो बात यह है बेटा कि तुम्हारे पिताजी ने पिछले महीने मुझसे 40,000 रुपए उधार लिए थे और अब ब्याज के साथ वो कुल 46,000 रुपए हो चुके हैं। इसलिए मैं तुमसे ये कहने आया था कि मेरे पैसे तुम कब लौटाओगे? मुखिया जी, वो तो हमारे पिताजी ने आपसे कर्ज लिया था। हम भला वो पैसे आपको क्यों लौटाएंगे? तो फिर हम वो कर्ज क्यों चुकाएं जो हमने लिया ही नहीं? क्योंकि बेटा, वो तुम्हारे पिताजी थे और उन्होंने ये सारा कर्ज तुम्हारे लिए ही तो लिया था। इसलिए तुम मुझे वो पैसे जल्द से जल्द लौटा दो, वरना ये जो घर तुम देख रहे हो, इन घर के कागजात मेरे पास गिरवी हैं और ये घर मैं जल्द ही अपने कब्जे में कर लूंगा। मैं तुम लोगों को 3 महीने की मोहलत देता हूं और यदि इन 3 महीनों में तुमने मुझे पैसे लौटा दिए तब तो ठीक है, वरना ये घर खाली कर देना। ठीक है मुखिया जी, हम पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। इतना सुनकर वो मुखिया वहां से चला गया और वह दोनों भाई चिंतित आपस में बातें करने लगते हैं। बड़ा भाई कहता है, छोटे, मुझे तो लगता है कि ले देकर हमारे पास जो एक खेत बचा है वही हमें बेचना होगा, तभी हम मुखिया के वो सारे पैसे लौटा पाएंगे। अगर हमने उनके पैसे ना लौटाए तो हमें इस घर से भी हाथ धोना पड़ेगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। हाँ भैया, हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमें वो खेत बेचना ही पड़ेगा। दोनों ने आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वह सारा खेत मुखिया को ही बेच देंगे। इसलिए वह दोनों भाई मुखिया के घर जाते हैं। दोनों ने मुखिया के सामने खेत बेचने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे बेवकूफो, जिस खेत को तुम बेचने आए हो उस खेत के कागजात तो मेरे पास पहले से ही गिरवी पड़े हैं, यानी कि वो खेत अभी मेरा ही है। उस खेत के बदले तुम्हारे पिताजी ने मुझसे और भी कर्ज लिया था ताकि वह तुम्हें पढ़ा लिखा सके और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। इसलिए अब तुम्हारी बारी है। तुम लोग उस खेत पर काम करो, अच्छी फसल उगाओ और उन फसलों को बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उससे तुम अपना कर्ज माफ करवा लो। अन्यथा तुम जानते हो कि वो खेत तो मेरा है ही और साथ ही वो तुम्हारा घर भी मेरा ही हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी ने हमारे लिए केवल कर्जा ही छोड़ रखा है।
इतना सारा कर्ज उन्होंने क्यों लिया? ये सारे पैसे चुकाते चुकाते तो लगता है कि हम भी उन्हीं के पास पहुंच जाएंगे। हाँ भैया, आप सही कहते हैं। पिताजी को इतना सारा कर्ज लेने की क्या जरूरत थी? अब हम क्या करेंगे? तुम दोनों से मैंने कहा ना, जाओ और खेत में मजदूरी करो, खेत में काम करो, अच्छी फसल उगाओ और उसे बेचकर अपना कर्जा माफ करवा लो, तभी तुम अपना घर बचा सकते हो। चलिए भैया, यहां से चलते हैं और खेतों में मेहनत करते हैं, फसल की तैयारी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा। हाँ भाई हाँ, तू सही कहता है। अब तो हमें खेतों में मेहनत करनी ही पड़ेगी और अच्छी फसल उगानी पड़ेगी, ताकि हम अच्छे पैसे कमा सकें और मुखिया का सारा पैसा दे सकें। अब तो बस यही एक उपाय बचा हुआ है। उसके कुछ दिनों बाद ही वे दोनों भाई फसल की तैयारी में जुट गए। वे दोनों खेतों में काम करने लगे और कुछ ही महीनों के बाद उनके खेतों में अच्छी फसल लहलहाने लगी। ये देखकर दोनों भाई और उनकी पत्नियां बहुत खुश थीं। देख छोटे, देख कितनी अच्छी फसल हुई है। इस फसल को बेचकर तो हम मुखिया का सारा कर्जा लौटा देंगे। हाँ भैया हाँ, आप सही कहते हैं। ये फसल बेचकर हम अपना घर और ये जमीन मुखिया से छुड़ा लेंगे। उसके बाद ये खेत हमारा हो जाएगा और वह घर भी हमारा हो जाएगा। आज मुझे पता चल रहा है कि पिताजी ने कितनी बड़ी संपत्ति रखी हुई है। हाँ छोटे हाँ, अब हमें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमें तो बस अपनी ये जमीन छुड़ानी है और वापस से अपने नाम करवानी है। उसके बाद हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके कुछ दिनों बाद ही वे लोग अपनी सारी फसल बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और मुखिया को ले जाकर दे देते हैं और कहते हैं, ये लीजिए मुखिया जी, पिताजी ने जो कर्ज आपसे लिया था, ये उसकी एक छोटी सी किस्त है और बाकी का जो पैसा है वो भी हम आपको बहुत जल्द लौटा देंगे। ये हुई ना बात। तुम लोगों ने ये कितने पैसे मुझे दिए हैं? मुखिया जी, ये कुल 25,000 रुपए हैं और बाकी के पैसे भी हम अगली फसल में आपको जरूर लौटा देंगे। तुम लोगों को इस प्रकार काम करता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं समझ चुका हूं कि तुम लोग मेरे पैसे जल्द ही लौटा दोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें जमीन के कागजात वापस लौटा रहा हूं। इतना कहकर मुखिया घर के भीतर जाता है और श्यामलाल को लेकर बाहर आता है। श्यामलाल को देखकर उसके दोनों बेटे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। श्यामलाल, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे दोनों बेटे जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं और अब वो पूरी तरह से सुधर चुके हैं, इसलिए अब इन्हें सारी बात बताने का वक्त आ चुका है। पिताजी, आप यहां पर हैं। हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। आखिर कौन सी बात बताने की बात हो रही है? हाँ बेटा हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये सब मुखिया चाचा की एक चाल थी, ताकि तुम लोग सही राह पर आ सको, ताकि तुम लोग ये जान सको कि तुम्हारे बाजू में वो ताकत है जिससे तुम अच्छा खासा धन कमा सकते हो, तुम अपनी संपत्ति खुद बना सकते हो। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो कर्जा मुझसे लिया था वो तो उन्होंने मुझे कब का लौटा दिया है, और ये जमीन, ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हम तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे, तुम्हें सही राह पर लाना चाहते थे, इसलिए हमें ये करना पड़ा। इसका मतलब हमने जो फसल उगाई और उसे बेचकर जो आपको पैसे दिए हैं, वो पैसे हमारे ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब पैसे तुम्हारे ही हैं। अब तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी समझ चुके हो, इसलिए ये सारे पैसे अब तुम ही रखो और अपनी जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभाना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो जिम्मेदार तो बनना ही होगा, और जब तक आप जिम्मेदारियां नहीं लेंगे तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।